There is earlier Technology Upgradation Fund Scheme, Ministry of Textiles, sponsored by Central Government. तो TUF स्कीम के अंदर यानी कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है एंड हैंडलूम सेक्टर है। तो ये स्कीम, पहले की स्कीम की अगर बात करें तो यहां पर ना रीइंबर्समेंट प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि इंटरेस्ट जो भी चार्ज किया जाता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, बैंक्स के द्वारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था उसके केस में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी। एंड और भी बहुत सी चीजें थी जो सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंट वे में यहां पर स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की गई थी क्रिसिल के द्वारा, जिसने रिवील किया कि चाहे जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, कॉस्ट एंड वेस्ट रिडक्शन को कम किया है एंड साथ के साथ जो वैल्यू चेन है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव भी किया है। ठीक है, यानी कि इस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव भी किया है, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया है एंड कॉस्ट एंड वेस्ट रिडक्शन भी हुई है। ठीक है, तो यहां पर क्रिसिल ने फाइंड आउट किया कि जो प्रोसेसिंग एंड पावरलूम सेक्टर्स हैं ये मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है जो हिट हुए हैं। तो इन फाइंडिंग्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि इस स्कीम को प्रॉपरली क्या किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। एंड जो नई स्कीम आई डेट वाज रिवाइज्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड TUFS, दैट इज RRTUFS, दैट इज रिवाइज्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड TUFS। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग क्यों की गई थी? ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सभी सेगमेंट्स में जाएं, ताकि एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो पूरी की पूरी वैल्यू चेन में। एंड फर्दर इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो सब्सिडी होगी उसके ऊपर कोई ना कोई कैप रहेगी, वो ओपन एंडेड नहीं होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1000 करोड़ रुपीस की या फिर 1900 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, तो उससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं रहेगी, केवल एक लिमिटेड लेवल तक की जो सब्सिडी रहेगी वो एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट अपटेक। तो ये जो स्कीम थी रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे उनमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा सके, इस स्कीम को इनिशिएट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो बैंक ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट अपटेक ताकि MSME जो क्लस्टर्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन की जा सके। एंड ये बेसिकली एक एक्सटेंशन की तरह काम कर रही थी विद द जो कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी SBI के द्वारा, उसी के तहत ये एक एक्सटेंशन थी जहां पर MSME क्लस्टर्स की मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो ये था कि एक कैटालिटिक रोल प्ले करे एंड फर्दर जो प्रोजेक्ट अपटेक है ये एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे रिगार्डिंग द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन हो सके, क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन भी थी जो वो जरूरी थी। तो कुछ एक इंडस्ट्रीज जो कवर की गई थी प्रोजेक्ट अपटेक के अंडर, डेट वाज द एग्रीकल्चर, फाउंड्रीज थी, मशीन शॉप्स, फैब्रिकेशन, ऑटो कंपोनेंट्स, राइस मिल्स, साबूदाना, ग्लास इंडस्ट्री, हॉजरी, क्वायर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, रिफ्रैक्टरी, बॉयलर कंपोनेंट। तो ये कुछ एक इंडस्ट्रीज थी जिनको इस प्रोजेक्ट के अंडर शामिल किया गया था। तो इस स्कीम के तहत जो क्लस्टर्स रहते थे उनको डायग्नोसिस किया जाता था एंड उनकी जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स रहती थी उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, टेक्नोलॉजी उन्हें समाधान प्रोवाइड किए जाते थे एंड जो नॉलेज थी वो भी उन्हें प्रोवाइड की जाती थी ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएं एंड फर्दर अपनी यूनिट को मॉडर्नाइज कर पाएं। एंड फर्दर ये जो स्कीम थी ये फ्लेक्सिबल स्कीम है एंड अगर बाहर से भी सोर्स करनी हो टेक्नोलॉजी तो उसके रिगार्डिंग भी इसमें प्रोविजंस अवेलेबल। नेक्स्ट इट इज बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, दैट इज BEIS। सो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी था कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो करें लेकिन कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर प्रोड्यूस करें ताकि वो ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव कर पाए एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर पाए। सो MSEs को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को एंकरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग एंड फर्दर कि वो ISO सर्टिफिकेशन को हासिल करें एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज में अपना पैसा लगाएं। तो इन सभी इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी वो एक सिंगल एंटरप्राइज को प्रोवाइड की जा सकती थी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये सब्सिडी किस हिसाब से प्रोवाइड होती थी? लेट अस हैव अ लुक एट इट।
तो जो भी टर्म लोन एमएससीज के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर या फिर मॉडर्नाइजेशन के लेकर, तो उसके अंदर 3% की बैक एंडेड सब्सिडी अवेलेबल हो सकती थी। फर्दर एमएससीज ने जो भी टर्म लोन ऑब्टेन किए गए हैं अंडर द नेशनल इक्विटी फंड स्कीम ऑफ सिडबी, वहां पर भी 3% बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी थी। इसी तरह से अगर एमएससीज ने कोई टर्म लोन ऑब्टेन किया है एनएसआईसी से, एनएसआईसी सिडको कंसोर्शियम के तहत, तो चाहे एनएसआईसी सिडको से कंसोर्शियम लिया गया है या फिर कंपोजिट टर्म लोन है या फिर लोन ऑब्टेन किया गया है बाय द माइक्रो इंडस्ट्रीज अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम, किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहां पर भी 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी एमएससीज के लिए। तो कोई भी टर्म लोन या फिर लोन अगर लिया जाता है माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा सीजीडीएमएससी के तहत, तो वहां पर भी 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो अवेलेबल रहेगी। इसी तरह से अगर एमएससीज ने कोई टर्म लोन लिया है आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए, या फिर कोई टर्म लोन लिया है ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सके रिजल्टिंग इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर आईपीआर के तहत, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसके लिए भी अगर आप टर्म लोन लेने, यानी कि आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए या फिर आरएनडी के लिए, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वहां पर भी अगर टर्म लोन लिया जाता है तो इंटरेस्ट के ऊपर 3% की बैक एंडेड सब्सिडी रहेगी। एंड फर्दर जो यूनिट्स 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स तक के हैं, वहां पर जो बीईआईएस है वो एलिजिबल रहेगी। एंड ये जो स्कीम है दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय डीआईसी, टीआईआईसी एंड सिडबी। तो चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, चाहे मॉडर्नाइजेशन है, चाहे नेशनल इक्विटी फंड स्कीम से टर्म लोन लिया गया है, या फिर एनएसआईसी सिडको कंसोर्शियम के अंडर लिया गया है, या फिर सीजीडीएमएससी के अंडर कोई भी कंपोजिट लोन या फिर लोन ऑब्टेन किया गया है, या फर्दर आईएसओ सर्टिफिकेशन या फिर आरएनडी पर्पसेस के लिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आईपीआर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग लोन लिया गया है, तो इन सब केसेस में क्या रहेगी, 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल रहेगी। देन इट इज इंडिया एमएसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज आईएसटीएसएल। तो आईएसटीएसएल एक जॉइंट वेंचर है सिडबी, एसबीआई, ओबीसी, आईओबी एंड इंडियन बैंक का, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो नई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए या फिर बिजनेस कोलैबोरेशन करते हुए जो ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें टैप कर सकते हैं, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एमएसएमई जो है अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमएसएमई जो है एक वाइब्रेंट एंड डायनामिक सेक्टर है, एंड इस सेक्टर ने कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ दी है। अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रही है, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट्स के लेवल पर ग्रोथ देखें तो ईयर आफ्टर ईयर यहां पर अच्छी ग्रोथ रही है। एंड फर्दर पोस्ट लिबरलाइजेशन बाद अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं एंड फर्दर चैलेंजेस भी इंक्रीज हुए हैं स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। सो अब जो ये यूनिट्स हैं ये ज्यादा किसके ऊपर फोकस करें कि ये इनोवेशन किस हिसाब से लेकर आए ताकि ये अपने प्रोडक्शन मेथड्स को इंप्रूव कर पाएं, मार्केट स्ट्रेटजीज को किस तरह से बना पाएं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स में पेनिट्रेट कर पाएं, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को किस तरह से बनाएं कि ये ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएं एंड फर्दर अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन कर पाएं। नेक्स्ट इट इज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, अ वीक लिंक फॉर इंडियन एमएसएमईज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आईटी अवेयरनेस। क्या रीजन है कि जिनके कारण जो एमएसएमईज हैं, इंडियन एमएसएमईज हैं, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को नहीं अपनाती हैं, उनको अडॉप्ट नहीं करती हैं। तो पहली चीज है आईटी अवेयरनेस। तो एमएसएमईज को एजुकेट किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या बेनिफिट हो सकते हैं टेक्नोलॉजी को अपनाने से उनके बिजनेस में। देन इट इज रेलेवेंस ऑफ आईटी सॉल्यूशंस। एमएसएमईज जो हैं उन्हें उनके टिपिकल बिजनेस हैं एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक उनके कोर प्रोसेसेस हैं, तो उन्हें उनके प्रोसेसेस के मुताबिक ही क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, यानी कि टेलर मेड सोल्यूशन चाहिए एज पर देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। थर्ड जो रीजन है दैट इज फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एमएसएमईज हैं वो इन सॉल्यूशंस को नहीं अपना पाती हैं, क्योंकि
जो इंपेरेटिव कॉस्ट इन सॉल्यूशंस के ऊपर लगने वाली है वो ज्यादा लगने वाली है रेदर देन जो उनको वैल्यू मिलेगी इन सॉल्यूशंस के थ्रू। एंड सेकंड जो रीजन है इन्हीं के बीच में, डेट इज अ फाइनेंस, यानी कि उन्हें एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस कॉम्पिटिटिव टर्म्स के ऊपर नहीं मिल पाता है, लॉन्गर टेन्योर पीरियड के लिए नहीं मिल पाता है, जिसके ऊपर वो जो भी इनोवेशन है उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना सकें। नेक्स्ट इट इज असेसिबिलिटी। जो एमएसएमईज हैं उनके पास लिमिटेड एक्सेस है किसका, बड़ी मार्केट्स का। अगर हम मार्केट लिंकेजेस के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो एमएसएमईज के पास जो एक्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा नहीं पाते हैं एंड मोर ओवर वो उस टेक्नोलॉजी को अपनाने का उतना बेनिफिट नहीं निकाल पाते हैं। लास्ट इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड अगर आपके पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है तो उससे प्रोडक्टिविटी में लॉस भी होता है एंड अल्टीमेटली जो कंपटीशन फेस करना पड़ता है एमएसएमईज को वो भी इंक्रीज होता है। सो गवर्नमेंट को एंड इंडस्ट्रीज को दोनों को इन चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा ताकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एडॉप्शन है इनोवेशंस की उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाया जा सके।